हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स प्रोविज़न के बारे में जो हमारे इनकम टैक्स के होते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होता है। इसके बाद आज हम बात करते हैं इनकम के 5 हेड्स के बारे में। इनकम के 5 हेड में से जो हमारा सबसे पहला हेड है सैलरी, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा प्रोविज़न है सैलरी वाला, यह सेक्शन 15 to 17 में कवर अप होता है। देखिए, देखने में ये जितना सिंपल लग रहा है कि भैया 3 ही तो सेक्शन है इसके अंदर, पर ऐसा नहीं है। यह बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो ये है कि सैलरी के इस प्रोविज़न में 2 मेन पार्ट होते हैं हमारे। पहला होता है एम्प्लॉयर और सेकंड होता है एम्प्लॉई, यानी कि मास्टर और सर्वेंट। सैलरी के अंदर जब भी हम कोई बात करते हैं टैक्सेबल की या टैक्सेबिलिटी की, तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि उस दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो, यानी मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप उनके बिटवीन में हो। नेक्स्ट बात अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि सैलरी यहाँ पर इस हेड में जो हम पढ़ेंगे वह एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि एक कर्मचारी को जो वेतन प्राप्त होता है उसके ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जाएगा या किस तरह से वह टैक्स के अंदर कुछ डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। चलिए इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो ये टॉपिक है सैलरी, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सैलरी को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो हम ले रहे हैं वह है हमारा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यानी कि एक नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को जो न्यूनतम राशि दी जा रही है, जो बेस है, वह उसका बेसिक सैलरी माना जाता है। सेकंड, इस पार्ट के अंदर आते हैं हमारे अलाउंसेस। अलाउंसेस वह बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को कुछ कैश बेनिफिट दिए जाते हैं। जो कैश बेनिफिट्स होंगे वह इस अलाउंसेस के अंदर कवर अप होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा डियरनेस अलाउंसेस, डीए यानी महंगाई भत्ता, वह कैश बेनिफिट होता है जो एक नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाता है। इसके बाद में थर्ड हम जो कवर कर रहे हैं वो है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स जो होते हैं हमारे, वह नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं। नॉन कैश बेनिफिट यानी जो कैश में प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, उनके बदले में, कैश के बदले में कर्मचारी को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, वह परक्यूजिट्स में काउंट किए जाते हैं, नॉन कैश बेनिफिट्स में काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम एक ले रहे हैं फिलहाल केवल कार, यानी कि अगर नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को घर से आने जाने के लिए कार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो वह परक्यूजिट्स में काउंट होगा, नॉन कैश बेनिफिट में काउंट होगा। यानी कि यहाँ पर कैश नहीं मिलेगा, सिर्फ सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में यहाँ लिख देती हूँ, इस तरफ आपको आराम से दिखेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि आपने अपने संपूर्ण जीवन जो नियोक्ता को दिया है
उसके बदले में नियोक्ता के द्वारा आपको जो रिटायरमेंट पे राशि दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके अंदर इंक्लूडेड होता है ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और भी कई सारे हैं। तो इस तरह से हमारी जो सैलरी है इसे हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। देखिए अगेन कौन कौन से पार्ट्स है। पहला हमने लिया हमारी बेसिक सैलरी, जो एक इनिशियल लेवल पे की जाती है, जो बेस होता है वह बेसिक सैलरी है। नेक्स्ट अलाउंसेज, अलाउंसेज यानी कि हमारे डीएनएस अलाउंसेज, हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज एट्सेट्रा, तो वह अलाउंसेज में काउंट होंगे। यह कैश बेनिफिट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स नॉन कैश बेनिफिट होते हैं जो कैश में प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे बल्कि सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि आपको रहने के लिए घर दे दिया गया, आपको चलाने के लिए कार दे दी गई, तो वह यहाँ पर परक्यूजिट्स में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे एट द एंड ऑफ योर सर्विसेज जो अमाउंट आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एट्सेट्रा। चलिए अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं और भी प्रोविज़न। उनके अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले अलाउंसेज का एक पार्ट, और वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा सैलरी लगती छोटी है कि भैया 3 ही तो सेक्शन है इसमें, पर ऐसा है नहीं। सैलरी एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टैक्सेशन का। चलिए अब हम सबसे पहले लेते हैं एक छोटा और इंटरेस्टिंग प्रोविज़न, और ये इसलिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ कि आपको ये समझने में आसान होगा और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा टैक्स के अंदर। सबसे पहले हम ले रहे हैं हाउस रेंट अलाउंसेज। है क्या ये हाउस रेंट अलाउंसेज है क्या? कई बार आप जब सर्विस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपका होम टाउन नहीं होता, आपका खुद का घर नहीं होता है। ऐसे केस में आप रेंट पे रहते हैं, तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा आपको जो आप मकान किराए पे रह रहे हैं उसके लिए कुछ कैश राशि दी जाती है, उसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंसेज। अब देखिए हाउस रेंट अलाउंसेज हर एक तरह के बिजनेस के अंदर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे कर्मचारियों को दिया जाता है, पर टैक्स क्या कहता है कि भाई आपको कितना भी मिले, हम यहाँ पर एक सर्टेन लेवल तक ही आपको डिडक्शन देंगे। यानी कि हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वह है इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारे कितनी सैलरी से इनकम हुई है और उस टोटल इनकम पर हमें कितना टैक्स पे करना होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ इस अलाउंसेज को पढ़ रहे हैं कि नियोक्ता के द्वारा, सपोज मान लीजिए नियोक्ता ने तो आपको दे दिया 2,50,000 एनुअली, परंतु एक्ट कहता है कि नहीं, हम सिर्फ 1 लाख रुपीज ही अलाउड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में 1,50,000 इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ योर सैलरी, यानी यह आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस प्रोविजन को डिस्कस करेंगे और ये पढ़ेंगे कि कितना डिडक्शन हमें मिल सकता है। चलिए देखते हैं हाउस रेंट अलाउंसेज क्या है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोविजन। इसका प्रोविजन कहता है कि निम्नलिखित में से जो कम होगा उसका डिडक्शन दिया जाएगा और जो रिमेनिंग बचेगा उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, यानी वो टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में से लिस्ट क्या है वो हमें निकालने के लिए प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा।
और प्रोविजन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट है हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज HRA, यानी कि आपके नियोक्ता ने, एम्प्लॉयर ने आपको क्या पेड किया है वह एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यहां पर लिखा जाएगा। जो भी अमाउंट, वॉट एवर अमाउंट कंपनी पेड टू यू इज रिटर्न हियर। नेक्स्ट, अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा, वो है आपने रेंट कितना पेड करा, यानी कुल रेंट आप जो पे कर रहे हैं वो आपका यहां पे आ जाएगा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सेकेंड प्रोविजन फिर देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी जो आपने किराया चुकाया है उसके अंदर से आपको वेतन का 10% घटाना होगा। इसके बाद में थर्ड प्रोविजन हमारा यहां पर क्या कहता है, वो कहता है 50% और 40% ऑफ सैलरी। अब ये क्या है, ये 50% और 40% ऑफ सैलरी क्या है ये समझिए। 50% का मतलब है कि यदि आप मेट्रो सिटी में रेंटेड प्रॉपर्टी से रहते हैं तो 50% लिया जाएगा और अदरवाइज 40% लिया जाएगा। यानी वापस समझिए हमारा प्रोविजन क्या है। फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज HRA, यानी आपकी कंपनी ने आपको HRA के रूप में क्या अमाउंट पेड किया है। सेकंड है आपने रेंट कितना पे किया। थर्ड है इसी का पार्ट, वो है 10% उसके अंदर लेस कर दो आपकी सैलरी का। और जो लास्ट है वो है 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी। अब यहां पर नीचे हम नोट अप्लाई करेंगे। जो सबसे पहला नोट हमारा इसके अंदर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहला नोट आएगा हमारा वो आएगा सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में सबसे पहला नोट आएगा। ये जो टर्म हमने सैलरी यूज की है 50% और 40% ऑफ सैलरी, इसका क्या मतलब है, यानी सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाए और क्या इंक्लूड नहीं किया जाए। तो देखिए सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी, आपकी जो भी बेस है सैलरी का वो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस कमीशन, ब्रैकेट में आ जाएगा इफ एनी, यानी कुछ कंडीशंस के साथ या कुछ है जो आपके सेल्स के ऊपर है तो वह कमीशन ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। वापस देखते हैं, फिर से समझते हैं क्या है प्रोविजन। एक्चुअली कितना पे हुआ जो आपके बॉस ने आपको दिया है, आपने रेंट कितना चुकाया, उसके अंदर से 10% वेतन का घटा दीजिए, 50% या फिर 40% वेतन का। अब नोट नंबर 2 पे आते हैं। 50% कब लेनी है, मेट्रो सिटी के केस में, और मेट्रो सिटी आज भी 4 ही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बताइए लास्ट वाली चेन्नई, यानी कि अगेन वही है हमारी मेट्रो सिटीज, बस उनके अलावा जितने भी है वो सब किस में कवर हो जाएंगे, 40% के अंदर। यानी कि जयपुर सिटी कहाँ कंसीडर की जाएगी, 40% के अंदर। तो ये है हमारा एक प्रोविजन जो हाउस रेंट अलाउंसेज की बात करता है और ये कहता है कि लीस्ट इन तीनों में से जो भी कम होगा उसे हाउस रेंट अलाउंसेज के रूप में अलाउ किया जाएगा। अगेन सुनिए ध्यान से, उसे हाउस रेंट अलाउंसेज के रूप में अलाउ किया जाएगा। दैट मीन टू से जो रिमेनिंग बचेगा वह टैक्सेबल हो जाएगा, उसे यहाँ पर सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और जो टोटल सैलरी बनेगी फिर उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा टैक्स। चलिए इस प्रोविजन पे बेस एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ताकि इसे हम और अच्छे से समझ सकें।
इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ और उसके ऊपर फिर हम इस प्रोविज़न को समझ के और आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप अपनी बुक से इसके प्रोविज़न के एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा और जो बुक के पीछे क्वेश्चंस है वो सॉल्व करिएगा। कोई इशू आता है तो आप वीडियो के अंदर नीचे नंबर आ रहे हैं उन पे कॉल करके और मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एक प्रोविज़न की। सपोज मान लीजिए कि मिस्टर एक्स जो है उन्हें उनकी कंपनी के द्वारा 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पे की जाती है और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर 10,000 रुपीज़ पर मंथ HRA पे किया जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेज, और वह जो रेंट पे करते हैं वह 8,000 पर मंथ है और वह दिल्ली में रहते हैं, वह दिल्ली में रहते हैं। तो अब इस केस के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? चलिए प्रोविज़न पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लेना होता है हमें? एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA। अब ये हमारी है एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA इज दिस 1,20,000। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था याद करिए? रेंट पेड। अब रेंट पेड कितना है हमारा? 8,000 रुपीज पर मंथ। तो 8,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पर आपको डालना पड़ेगा नोट, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? बेसिक सैलरी, DA प्लस कमीशन, कंडीशनल। लेकिन यहां पर सिर्फ हमें सैलरी बताई गई है, इसीलिए हम अपनी सैलरी ले लेंगे। यहां पर ये 6 लाख रुपीज मेरी सैलरी हो गई। अब प्रोविजन क्या था मेरा? याद करिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब मैं यहां पर सैलरी 6 लाख का 10% निकाल देती हूं और ये मैं यहां पे पुट कर देती हूं। तो मेरा 10% ऑफ सैलरी कितना निकल के आ गया? 10% ऑफ सैलरी कितना निकल के आया? 60,000। इसको मैंने इससे डिडक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 36,000। थर्ड प्रोविजन पे चलते हैं। थर्ड प्रोविजन था मेरा 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। हम कहाँ रह रहे थे? हमारा एम्प्लॉय कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। तो कितना लगेगा? 40 या 50? दिल्ली यानी मेट्रो, मेट्रो यानी 50%। तो 50% ऑफ सैलरी, सैलरी हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी। अब इस सैलरी का हम ले लेते हैं 50%, दैट मीन टू से 3 लाख रुपीज। तो ये 3 लाख रुपए मेरा आ गया यहाँ पर 50%। अब बताइए क्या प्रोविजन हुआ? हमने कहा तीनों में से जो भी कम हो वह अलाउड होगा। तो कम कौन सा है? 36,000, यानी कि 36,000 इज अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि एज अलाउंस के रूप में वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। अब सेकंड बात पे आते हैं। लेकिन हमें मिला कितना था? हमें मिला था 1,20,000, लेकिन अलाउ कितना किया? सिर्फ 36,000, यानी रिमेनिंग बचे हुए पे मुझे देना पड़ेगा टैक्स। फिर से समझिए, फिर कंक्लूजन पे आएंगे अपन। क्वेश्चन था 50,000 पर मंथ मुझे सैलरी मिलती है, 10,000 पर मंथ HRA मिलता है, रेंट मैंने चुका दिया 8,000 रुपए पर मंथ और दिल्ली के अंदर रहते हैं। यहां पर 10,000 रुपीज पर मंथ से मैंने जो HRA पे किया वो एनुअल हो गया 1,20,000। नेक्स्ट सेकंड जो था मेरा प्रोविजन वो था रेंट पेड। अब रेंट पेड कितना हुआ मेरा? 96,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी? 6 लाख,
इसका 10% कितना 60,000 डिडक्ट किया, क्या बचा 36,000। लास्ट में 50% क्योंकि दिल्ली में रहता है, 50% सैलरी का, सैलरी इसका 50% कितना आया 3 लाख। अब हमने निकाला लीस्ट, इनमें से सबसे लीस्ट कौन सा है 36,000, तो 36,000 अलाउड हुआ, अलाउंस हमें यहाँ पर, यानी कि जो रिमेनिंग बचा 1,20,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू जो भी रिमेनिंग बचा वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा, यानी कि उसके ऊपर मुझे सैलरी में ऐड करके टैक्स पे करना पड़ेगा। देखते हैं रिमेनिंग कितना बच गया हमारा 84,000। 84,000 हमारा रिमेनिंग बच गया, यानी कि वो यहाँ पर जो भी हमारी सैलरी है उसमें 84,000 ऐड कर दिया जाएगा, टैक्सेबल पार्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। तो आपको समझ में आया हाउस रेंट अलाउंसेज का प्रोविजन। इस तरह से ये हमारा हाउस रेंट अलाउंसेज का प्रोविजन होता है। अब इसके आप एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपसे ये प्रोविजन सोल्ड आउट होता है या नहीं। कोई भी इशू आता है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम और सॉल्व कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये अच्छे से समझ लें और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।